हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, वर्ब चैप्टर जो है इसके हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो वर्ब होता है ना, ये मतलब हमारे ग्रामर का कह लो या हमारे कॉम्पिटिशन सिलेबस का कह लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं। और एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हर एक सेंटेंस में कंपल्सरी यूज होता ही होता है। ठीक है, एंड एवरीथिंग एल्स हैपन्स अराउंड इट। सेंटेंस में जो भी होता है, मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं, कंजंक्शंस होती हैं। ठीक है, वो सब वर्ब की वजह से होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब इज द सेंटर। ठीक है, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब सेंटेंस को फॉर्म करना वर्ब के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो वर्ब रियली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं उन सारे चैप्टर्स में इसका मतलब अपना कंसर्न होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसके बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग काफ़ी उम्मीद रहेगी इनको ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। और शुरुआत करते हैं। खैर, सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्ब का मीनिंग होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होता है कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन्होंने यही पढ़ा होता है कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है। क्रिया मीनिंग होता है एक्शन का। एक्शन का मतलब क्रिया होता है। वर्ब जो होता है ना, वर्ब का जो अपना लिटरल मीनिंग होता है वो शब्द होता है। वर्ब का मतलब होता है शब्द, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता। ठीक है, ये बात देखो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर बच्चे इन वर्ड्स के मीनिंग जानते होंगे पहले से ही। वर्बल है, वर्बेटिम है, वर्बोस है। ये जो वर्बल है ना, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, रिलेटेड टू वर्ड्स। ठीक है, वर्बल मीन्स ऑफ वर्ड्स, रिलेटेड टू वर्ड्स, इंक्लूडिंग वर्ड्स, जिसमें शब्दों का यूज है। शाब्दिक शब्दों का यूज हम दो तरीके से करते हैं, लिख कर और बोल कर, ओरल और स्पोकन। ठीक है, वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, इन डिटेल, इन वेरी डिटेल, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः। ठीक है, वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। वर्बोस का मतलब होता है कि ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना। ठीक है, किसी बात को कहने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो वर्बल है, वर्बेटिम है, वर्बोस है, इन सारे वर्ड्स में जो बेसिक वर्ड है वो वर्ब है, और इसका मतलब है शब्द। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि जो वर्ब है इसका अपना मीनिंग शब्द होता है। ठीक है, एक्शन का मतलब क्रिया होता है। ठीक, अब सोचने वाली बात है कि अगर वर्ब का मतलब शब्द होता है, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है, तो फिर हम वर्ब को क्रिया पढ़ने क्यों लग गए। ठीक है, या हम कहने क्यों लग गए। देखो, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो गया कि जब वर्ब का मतलब शब्द होता है, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है, क्रिया मतलब एक्शन का होता है, तो हम एक्शन को वर्ब क्यों कहते हैं, फिर हम एक्शन को मतलब क्रिया उसको क्यों कहते हैं। तो देखो, इसको समझते हैं। होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस हमें बनाना होता है, वेन एवर वी हैव टू फॉर्म सम सेंटेंस, तो सेंटेंस में हमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे कि एक तो हमें ज़रूरत पड़ता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें चाहिए होता है एक्शन, जो वो सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा या जो सब्जेक्ट के साथ होगा। मतलब अगर सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा तो एक्टिव, सब्जेक्ट को कुछ होगा तो पैसिव। तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और एक चाहिए होता है एक्शन। ठीक है, और अगर मतलब वर्ब ट्रांसिटिव वगैरह टाइप की हो तो उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। ही टीचेस इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्शन हो गया जो ये सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे हमारा एक कंप्लीट आइडिया तैयार हो गया। उस कंप्लीट आइडिया को हमने लिख दिया या बोल दिया तो हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है उसके बेसिक एलिमेंट्स यही होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है वर्ब। मतलब नो प्रेडिकेट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब, बिना वर्ब के प्रेडिकेट्स फॉर्म नहीं किए जा सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट लिखना है ना, ये जरूरी नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर बार में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कई बार उसकी जरूरत नहीं भी पड़ती। जैसे हमने कहा राम लाफ्ड, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्शन हो गया, एंड नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड हियर। नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये हमारा आइडिया ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब चूंकि ऐसे ही कंप्लीट हो गया तो हमने बस इतना ही सेंटेंस यूज कर लिया। सेंटेंस हमारा कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करता है, आइडिया कंप्लीट हो गया तो ये सेंटेंस हो गया। तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट है, एक्शन है, एंड नो ऑब्जेक्ट इज हियर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हमें सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, ओनली एक्शन इज एनफ। ठीक है, जैसे कि हमने किसी का मूव, किसी को ऑर्डर किया हमने मूव करने के लिए, सो ओनली एक्शन इज हियर, नो सब्जेक्ट इज मेंशन्ड। अब ये जो सेंटेंस है ना, हमने इसमें फुल स्टॉप यूज कर दिया। फुल स्टॉप यूज करने का मतलब ये सेंटेंस है, वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस है
तो इसका मतलब ये कंप्लीट आइडिया होगा, और हमें पता है ये कंप्लीट है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं मूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट हमेशा ही होता है, लेकिन चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू ही होता है, उसको लिखने बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड रहता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट तो है यू, लेकिन हमने उसको सेंटेंस में लिखा नहीं है, बोला नहीं है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम लिखते हैं बोलते हैं। तो जो हम लिखे बोल रहे हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टूड है, लेकिन सेंटेंस में गायब है। तो कहने का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे वो ये कि जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है केवल सब्जेक्ट और एक्शन ही एनफ होते हैं, कई बार ऐसा होता है ओनली एक्शन ही एनफ होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम बिना एक्शन के कोई सेंटेंस फॉर्म कर लें। तो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं सबसे उनका इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो वर्ब होता है, वो मतलब एक्शन होता है। क्योंकि एक्शन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। मैंने भी कहा था ना आपसे कि एवरीथिंग एल्स हैपेंस अराउंड द वर्ब। सेंटेंस में हर एक होने वाला जो वर्ड होता है वो सेंटेंस एक्शन के आसपास होता है। मतलब एक्शन जो होता है दैट प्लेज द सेंटर रोल in the formation of a sentence. We can form no sentence without a verb. We can form no sentence without some action. We must need an action. हमें हमेशा जरूरत पड़ती है एक्शन की, ठीक है। तो ये जो मूव है, लाफ है और टीचर्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंटेंस के। इनके बगैर सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एक्शन है, तो इसीलिए हमने एक्शन को वर्ब कह दिया। तो जो एक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सेंटेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होने की वजह से एक्शन को ही वर्ब कह दिया गया। तो इस तरीके से मतलब ये बन गया कि वर्ब को हम क्रिया कहने लग गए, क्रिया को वर्ब कहने लग गए। लेकिन हमें ये समझ के चलना चाहिए कि वर्ब का मतलब शब्द होता है, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है, क्रिया मतलब एक्शन का होता है। क्योंकि एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सेंटेंस का, इसीलिए हम उसको वर्ब कहने लग गए या उसको शब्द कहने लग गए। ज़्यादातर लोग तुम में से जानते ही होंगे कि अरिस्टोटल को कहा जाता है द फिलोसफर। अरिस्टोटल को द फिलोसफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट या मतलब फिलोसफर है, ठीक है। उसी तरीके से जो वर्ब एक्शन है उसको हमने वर्ब कह दिया। वर्ब इसलिए, वर्ब का मतलब शब्द होता है, लेकिन हमने एक्शन को वर्ब इसलिए कह दिया क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड है, इसलिए। तो कुल मिला के हमने इतनी देर में ये सीखा कि वर्ब का मतलब शब्द होता है, ठीक है, एक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम उसको एक्शन को वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सेंटेंस का, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके डेफिनेशन समझते हैं। अब वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस being, doing or happening। तो देखिए हमने कहा कि वर्ब एक वर्ड होता है, ठीक है। वर्ब वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है वर्ब? जो बीइंग, डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस कर दे, बीइंग, डूइंग या हैपनिंग। तो देखिए वर्ब हो गया शब्द, ठीक है। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी बीइंग, डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करे उसको हम वर्ब कहते हैं। बीइंग, डूइंग, हैपनिंग से क्या मतलब है, देखो इसको समझ लेते हैं। बीइंग, डूइंग, हैपनिंग से मतलब क्या है? जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, राम लाफ्ड लाउडली। राम फेल डाउन, ठीक है। राम वॉज एब्सेंट। अब देखिए ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना सेंटेंस के, लाफ्ड, फेल, वॉज, ये वर्ब है, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम वर्ब कह रहे हैं, हम इन्हें वर्ब क्यों कह रहे हैं, जरा अगर हम इनके फंक्शन को समझें। मैं आपको बीइंग, डूइंग, हैपनिंग का डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाफ है ना, ये वर्ड इसलिए हम इसको वर्ब कह रहे हैं क्योंकि इससे हमें किसी काम के होने का मतलब किए जाने का पता चल रहा है। तो ये जो लाफ है ना वर्ड, ये एक डूइंग को एक्सप्रेस कर रहा है। डूइंग का मतलब कुछ किया जाना, तो जो लाफ वर्ड है वो डूइंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं वर्ब, ठीक। अच्छा इसमें आते हैं, राम फेल डाउन, राम गिर गया। अब इसने किया कुछ नहीं है, राम हैजंट डन एनीथिंग, ही हैजंट परफॉर्म्ड एनी इवेंट और एनी एक्शन, बट समथिंग हैज हैपेंड टू हिम, कुछ उसको हो गया है। तो उसने किया कुछ नहीं है, उसको कुछ हो गया है, तो ये हैपनिंग का एक्सप्रेशन है। अच्छा क्या हो गया है वो हमें इस वर्ड से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये वर्ब है। ये जो वर्ड है ये डूइंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये वर्ब है, ठीक है। तो देखो राम हैज डन समथिंग, राम ने कुछ किया, क्या किया वो हमें यहाँ से पता चल पा रहा है, यहाँ से। तो ये जो वर्ड है ना ये उस डूइंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये वर्ब है। राम गिर गया है, हैपनिंग है, राम को कुछ हुआ है, क्या हुआ है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो ये वर्ब है। तो इसको हम वर्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डूइंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसको हम वर्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमें यहाँ पे समझ के चलना है कि जो डूइंग या हैपनिंग है वो दोनों ही वर्ब है, लेकिन वो दो अलग अलग एक्शन है, मतलब दो अलग अलग टाइप हैं। वॉज पे आते हैं, अब ये वॉज भी वर्ब है,
ठीक है, ये जो एब्सेंट वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है जो राम की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो वॉज है जिसे हम वर्ब कह रहे हैं, ना तो ये डूइंग है ना ये हैपनिंग है, ना तो यहाँ पे राम ने कुछ किया है, नीदर राम हैज परफॉर्म्ड और डन समथिंग, और नॉर समथिंग हैज हैपेंड टू राम, ना ही राम को कुछ हुआ है। तो ना तो राम ने कुछ किया ना ही राम को कुछ हुआ। तो ये जो वर्ड है जिसे हम वर्ब कह रहे हैं, ना तो ये डूइंग है ना ये हैपनिंग है। चूंकि ये डूइंग भी नहीं है हैपनिंग भी नहीं है, ठीक है, तो हम इसको डूइंग हैपनिंग में कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर हम ध्यान से देखें तो जो राम है ना, और ये जो वॉज है, ये राम की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम कहते हैं स्टेटिव। फिलहाल में हम ऐसा समझ सकते हैं कि बीइंग, बी का मतलब होना, मतलब ठीक है, होना का मतलब घटित होना नहीं, होना का मतलब जस्ट एग्जिस्ट करना। तो कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती, ठीक है। ये वर्ब डूइंग एक्सप्रेस कर रही है, वर्ब हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है, डूइंग हैपनिंग कुछ नहीं एक्सप्रेस कर रही है, तो हम कहते हैं बीइंग। बीइंग का मतलब स्टेट। तो ये देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो वर्ब्स होती हैं ये एक्शन होती हैं, ये एक्टिविटीज रेफर करती हैं, ये जो वर्ब होती हैं स्टेट रेफर करती हैं। तो ये जो वर्ब्स होते हैं हमारे, ठीक है, इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्टिविटीज को रेफर करती हैं। एक्टिविटीज का मतलब होता है डूइंग और हैपनिंग, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। डूइंग हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करने का मतलब जो कि एक्टिविटीज को रेफर नहीं करती हैं, वो होती हैं स्टेट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो स्टेट रेफर करती हैं। तो ये जो वॉज है ना, ये हमारी वर्ब है, लेकिन ये डूइंग या हैपनिंग नहीं है, ये स्टेट है। तो ये स्टेट को डिस्क्राइब कर रही है, तो इसे हम कहेंगे बीइंग का एक्सप्रेशन। ये किसी काम के होने को, कुछ काम हुआ किसी के साथ, उसको एक्सप्रेस करे तो हम इसे कहेंगे हैपनिंग ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ हैपनिंग। यहाँ पे किसी ने कुछ किया है, ये उस किए जाने को एक्सप्रेस कर रही वर्ब, तो हम इसे कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ डूइंग। तो जो वर्ब्स होती हैं बेसिकली ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बीइंग, डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। डूइंग हैपनिंग का मतलब एक्शन या एक्टिविटी होता है, बीइंग का मतलब डूइंग भी नहीं हैपनिंग भी नहीं, सिंपली स्टेट। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, उसके बाद में होता है कि जो वर्ब के हमने फंक्शन समझ लिए ना, अब हम वर्ब्स के थोड़े से टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो टाइप्स में देखिए कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती हैं जो बीइंग, डूइंग, हैपनिंग एक्सप्रेस करती हैं, जिन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं या मेन वर्ब भी कहते हैं। लेकिन हमें इनके साथ भी कुछ वर्ब्स की जरूरत पड़ती है जो उनको हेल्प करें, उनके थ्रू हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं एक्शन के उन्हें रेफर करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो सबसे पहले हम वर्ब्स में जो डिस्कस करेंगे वो होंगी हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में होती हैं दो टाइप की। एक वो हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम मेन वर्ब के साथ लिखकर यूज करते हैं टेंस फॉर्म करने के लिए, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का काम होता है मेन वर्ब के साथ में यूज होकर टेंस फॉर्म करना। डिफरेंट टेंसेस की डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज की अगर हम बात करें तो ये मेनली तीन होती हैं, एक बी की फॉर्म्स, एक डू एंड उसकी फॉर्म्स, और एक हैव और उसकी फॉर्म्स। बी, डू, हैव, ठीक है। बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग होती हैं। डू की फॉर्म्स डू, डज, डिड, डन भी होती है, लेकिन डन मेन वर्ब होती है, वह हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। हैव की फॉर्म्स हैव, हैज, हैड, हैविंग होती हैं। तो ये जो बी, डू, हैव है ना, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जिनको मेन वर्ब के साथ में टेंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। बी की फॉर्म्स को हम यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ में तब जब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंसेस फॉर्म करने हो। डू की फॉर्म्स को यूज करते हैं तब मेन वर्ब के साथ लिखकर जब हमें इंडेफिनिट टेंसेस फॉर्म करने हो। हैव की फॉर्म्स को यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ में तब जब हमें परफेक्ट टेंसेस फॉर्म करने हो, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी हमारा बच रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई बी की फॉर्म, इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई डू की फॉर्म्स, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव की फॉर्म्स। जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी बच रहा है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब ये दो यूज होती हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको इस तरीके से लिखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, एक परफेक्शन शो करने के लिए हैव की फॉर्म और एक कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए बी की फॉर्म, ठीक है। तो ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गई जिनको हम मेन वर्ब के साथ में लिखकर टेंस फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में मॉडल्स आ गया। मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनके थ्रू हम मेन वर्ब के साथ में लिखकर इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इंटेंशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे वर्ब है, हमने पढ़ा कि वर्ब का जो बेसिक अपना मीनिंग होता है वो होता है बीइंग, डूइंग या हैपनिंग का, ठीक है। जो वर्ब होती है वो बीइंग, डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करती है। किसी पर्सन ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, डूअर है वो उस एक्शन का, तो ये बताने के लिए हमने वर्ब यूज़ कर ली जो कि डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है।
किसी पर्सन के साथ में कुछ हो गया, पर्सन या सब्जेक्ट कुछ भी, ठीक है, किसी के साथ कुछ हो गया तो वो वर्ब जो है वो हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है। किसी पर्सन या थिंग की स्टेट डिस्क्राइब करनी है तो वो जो वर्ब है वो स्टेट डिस्क्राइब कर रही है। लेकिन कई बार इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, जैसे एक्शन को लेकर किसी पर्सन की एबिलिटी, एक्शन को लेकर परमिशन, एक्शन को लेकर पॉसिबिलिटी, एक्शन को लेकर प्रोबेबिलिटी। तो वो जो एक्शन के बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को छोड़कर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए फिर हमें उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब्स लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब के अपने बेसिक फीचर इतने ही होते हैं, बीइंग, डूइंग और स्टेट, बस। लेकिन अगर बीइंग, डूइंग, स्टेट के अलावा कुछ कहना चाहते हो तो फिर उसके लिए हमें मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज लिखनी पड़ती हैं। तो जो ऑक्सिलरीज हम मेन वर्ब के साथ में लिखकर यूज करते हैं डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए, बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को छोड़कर, वो ने हम कहते हैं मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में जैसे है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare। ये तो कॉमनली यूज मॉडल्स हो गए जिन्हें हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। लेकिन ध्यान देना, एनी फ्रेज और एनी वर्ड विच रेफर्स टू इंटेंशन इज कॉल्ड अ मॉडल, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी फ्रेज जो कि हमारा इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं उसको हम मॉडल्स ही कहते हैं। तो इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हैव टू, बी टू, ठीक है, वुड रादर, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, can't help but etc। तो मॉडल्स मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंटेंशंस एक्सप्रेस करते हैं, किसी एक्टिविटी को लेकर, किसी एक्शन को लेकर अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करनी होती है, बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को छोड़कर, तो हमें उसके बाद में मॉडल्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स हैं ये तो टेंस को अफेक्ट करते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बी, डू जो हैव होती हैं ये हम टेंस को लेकर यूज़ करते हैं, टेंस फॉर्म करना होता है तब मेन वर्ब के साथ इन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें टेंस नहीं एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, हमें एक्सप्रेस करनी हो अपनी इंटेंशंस अदर देन बीइंग, डूइंग, हैपनिंग, तो हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ये जो मॉडल्स होते हैं ये इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमनली यूज मॉडल्स हैं जिनको देखकर आप जान जाओगे। मॉडल्स को हम एक अलग ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक वीडियो होगा जिसमें उनका डिस्कशन किया जाएगा मॉडल्स का, तो उसके लिए आप इंतजार करेंगे थोड़ा सा। आज हम वर्ब के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स में जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया ऑक्सिलरीज को, कि ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स होती हैं जो कि खुद किसी बीइंग, डूइंग, हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती हैं बल्कि किसी दूसरी वर्ब को हेल्प करती हैं। तो मतलब हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, आम नाम से हम इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं ये खुद बीइंग, डूइंग, हैपनिंग नहीं एक्सप्रेस करती हैं, ये किसी दूसरी वर्ब को जो कि बीइंग, डूइंग, हैपनिंग एक्सप्रेस करती है को हेल्प करती हैं, ठीक है। दो होती हैं प्राइमरी और मॉडल्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो इंटेंशन एक्सप्रेस करती हैं मेन वर्ब के साथ में यूज होकर। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो होती हैं जिनको हम मेन वर्ब के साथ में लिख के टेंस या एक्शन की स्टेट एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके बाद में अब जिसको ये हेल्प करेंगी वो सेकेंड टाइप वर्ब हो गई। भाई हेल्पिंग वर्ब जिसको हेल्प करेंगी वो वर्ब है, मेन वर्ब कह लें उसे, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक दूसरा टाइप जो वर्ब है वो हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब एक ऐसी वर्ब जो एक्शन रेफर कर रही है, एक्शन का मतलब डूइंग, हैपनिंग, स्टेट वगैरह, ठीक है। इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। तो ये जो मेन वर्ब्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक्शन को रेफर करते हैं ये भी दो टाइप की होती हैं। ये एक तो हो गई ट्रांसिटिव और एक हो गई इंट्रांसिटिव। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स हों, दीज हैव ऑब्जेक्ट्स। इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं दैट डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स। So transitive verbs are the ones that have object. Intransitive verbs are the ones which don't have objects. जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन
प्लेड क्रिकेट। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा मोहन प्लेड क्रिकेट, इसमें मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लेड जो है वो एक्शन हो गई मतलब वर्ब हो गई, और क्रिकेट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो चूंकि हमने वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ले रखा है तो ये वर्ब हमारी ट्रांसिटिव हो गई। फिर अगर हम एक सेंटेंस लिखें मोहन प्लेड वेल, अब मोहन सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब हो गई, वेल एडवर्ब हो गया। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका लिए वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई। तो यहाँ पर ये प्लेड वर्ब इंट्रांसिटिव है, यहाँ पर ये वर्ब ट्रांसिटिव है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो ये जो मेन वर्ब्स हमारी होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हमें जैसे देखिए किसी भी वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो वो ट्रांसिटिव है, नहीं लिखा है तो वो इंट्रांसिटिव है। अब हमें कैसे पता चल जाता है कि जो वेल है ये एडवर्ब है और ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है? क्या पता वो क्रिकेट एडवर्ब हो और ये वेल ऑब्जेक्ट हो, तो उसको भी ध्यान देना। सेंटेंस में वो वर्ड्स जो व्हाट या होम का रिप्लाई करते हैं या जो व्हाट या होम को रिप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस के वो वर्ड्स जो व्हाट या होम को रिप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा मोहन प्लेड वेल, व्हाट डिड ही प्ले नहीं पता, होम डिड ही प्ले नहीं पता, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हमने लिखा मोहन प्लेड क्रिकेट, व्हाट डिड ही प्ले, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। होम डिड ही प्ले, हालांकि होम का रिप्लाई नहीं है लेकिन व्हाट का है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए जनरली तो होता क्या है कि जो वर्ब के मतलब जो वर्ब होती है एक्शन होती है उसके इफेक्ट को जो रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन को जो हमने परफॉर्म किया उसका रेसिपिएंट कौन था, उसको रिसीव किसने किया, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आसानी से हम समझने की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में जो व्हाट या होम के रिप्लाई वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पता चल गया कि जो क्रिकेट है व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, वेल जो है वो व्हाट का होम का रिप्लाई नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये कैसे पता लगा कि वो एडवर्ब भी है, ठीक है, हाउ का रिप्लाई। ये छोटी छोटी बातें नहीं अभी से तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो वर्ड्स हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी ध्यान रख सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। जैसे हमने कहा मोहन प्लेड वेल, हाउ डिड ही प्ले, तो हाउ का रिप्लाई आ गया वेल, तो वेल एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिर हमने लिखा मोहन प्लेड क्रिकेट, हाउ डिड ही प्ले, तो हाउ का रिप्लाई नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है। हालांकि देखो एक चीज ध्यान देना कि एडवर्ब के लिखने या नहीं लिखने से वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव नहीं होती है। वर्ब का ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अगर हम ये चाहें तो वेल यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोहन प्लेड क्रिकेट वेल, तो वेल लिख देने से वो वर्ब इंट्रांसिटिव नहीं हो जाएगी, वो ट्रांसिटिव ही रहेगी अगर क्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम ये वेल हटा दें तो इससे वर्ब ट्रांसिटिव नहीं हो जाएगी, ये इंट्रांसिटिव ही रहेगी। तो एडवर्ब के लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम धीरे धीरे एडवर्ब्स को पहचानना भी सीखो, तो इसलिए बातें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखे गए वो वर्ड्स जो व्हाट या होम को रिप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो व्हाट या होम को रिप्लाई नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांसिटिव है, ठीक है। फिलहाल में वो वर्ड्स जो हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना, हमने देखा कि एक ही वर्ब यहाँ पे प्ले है और वही वर्ब यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये ट्रांसिटिव हो गई, यहाँ पे इंट्रांसिटिव हो गई, ऐसे कैसे। तो इसको हमें ये समझना है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एवर ट्रांसिटिव होती हैं। एवर ट्रांसिटिव का मतलब ये होता है कि हम उनको बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते। लेकिन मोस्ट वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको आप इधर भी अपना यूज कर लो, जरूरत के हिसाब से कैसे भी यूज कर लो, ठीक है, ऐसे समझना। ही sang the song sweetly। अब जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा he sang the song sweetly, तो हमें पता है ये वर्ब sang यहाँ पे ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव इसलिए क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है सॉन्ग, ठीक है। लेकिन अब देखो हम सॉन्ग कब मेंशन करें, जब हमें कोई पर्टिकुलर सॉन्ग को लेकर बात करनी हो, ठीक है, कि उसने क्या गाया, वर्ड को रेफर करना होगा तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम ना लिखें ऑब्जेक्ट, मतलब हमें इससे मतलब ही नहीं उसने क्या गाया, उसने भजन गाया, गाना गाया, क्या गाया वो छोड़ो, उसने गाना गाया, उसने एक काम किया और हमें उस एक्शन को रेफर करना है, तो हम ऑब्जेक्ट क्यों लिखेंगे, हम केवल एक्शन लिख देंगे। ही sang sweetly, इतना तो कॉमन सेंस है, सबको ही पता है कि अगर खाया मतलब गाया होगा तो क्या गाया होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से कई बार अंडरस्टूड होता है, आप उसको छोड़ दो। अब अगर मान लो हम इसके साथ में 10 सॉन्ग लिख दें तो ये वर्ब ट्रांसिटिव है, ना लिखें तो इंट्रांसिटिव है।
तो जो मोस्ट वर्ब्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अगर हम बिना ऑब्जेक्ट लिखे ही, देखिए ऑब्जेक्ट हम तभी लिखते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो या स्ट्रेस करना हो। अगर हमें ऑब्जेक्ट को रेफर या स्ट्रेस नहीं करना है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। एक्शन को स्ट्रेस करना है, ऑब्जेक्ट हमारा सेकेंडरी है तो छोड़ दो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्राइमरी है, वास्तव में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें कन्वे करनी है अपने लिसनर को, तब तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। एक्शन को ही स्ट्रेस करना है, एक्शन को ही लेकर मीनिंग कन्वे करना है, तो फिर अपना एक्शन लिखो, ऑब्जेक्ट छोड़ दो। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आप ये नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं वो एवर ट्रांसिटिव होती हैं, उनके साथ में ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ब्स हैं, मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, द बॉय लेड अंडर द टेबल। अब लेड का मतलब होता है रखना, टू कीप समथिंग, टू पुट समथिंग समवेयर। अब ये एवर ट्रांसिटिव है, बिना ऑब्जेक्ट के लिख नहीं पाओगे, या तो ऑब्जेक्ट लिखो और नहीं तो ये गलत, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एवर ट्रांसिटिव, एवर इंट्रांसिटिव होती हैं कि वो जब यूज होंगी तब ट्रांसिटिव भी होंगी, जब यूज होंगी तब इंट्रांसिटिव होंगी, लेकिन वो कम है, ठीक है। वो हैं ऐसी वर्ब्स, हम डिस्कस करेंगे आगे, वर्ब के जो लाइव लेसन्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कम है कंपेरेटिवली। अभी हमें समझना है कि हम मोस्ट वर्ब्स को अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रांसिटिवली, इंट्रांसिटिवली कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें अगर कुछ समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन्स, ठीक है। दूसरा हमने लिखा, दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक। अब देखिए ये दो सेंटेंस हमने लिखे, द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन्स एंड दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक। अब यहां पे देखो, इज सेलिंग वर्ब हो गई, यहां भी। अब यहां पर इस वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, व्हाट का रिप्लाई। जैसे हमने लिखा द मैन इज सेलिंग व्हाट इज इज सेलिंग, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया स्मार्टफोन्स। तो वो जो स्मार्टफोन्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो हमने इस सेलिंग वर्ब लिखी है ना, इसके बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इसके बाद हमने लाइक लिखा है। अब लाइक वर्ड जो होता है या तो ये वर्ब होता है अगर इसका मतलब पसंद करना हो, नहीं तो ये प्रिपोजिशन होता है। ये वर्ब तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब तो इस सेलिंग है, तो ये जो लाइक वर्ड है ना हमारा प्रिपोजिशन हो गया। हॉट केक इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने पहले बहुत बार डिस्कस की होगी, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि जब हम कोई प्रिपोजिशन लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। फिर वो जो प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अगर हम ये देखें कि लाइक हॉट केक क्या है तो हमें पता चलेगा ये एडवर्ब फ्रेज है। कैसे हमें पता लगा कि एडवर्ब फ्रेज है? क्योंकि ये हाउ का रिप्लाई है, और ये जो स्मार्टफोन्स था ये व्हाट का रिप्लाई था। तो स्मार्टफोन्स व्हाट का रिप्लाई था तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब हो गया। मतलब कोई सिंगल वर्ड हाउ का रिप्लाई नहीं है, हॉट केक हाउ का रिप्लाई नहीं है, लाइक हाउ का रिप्लाई नहीं है, लाइक हॉट केक जो पूरी फ्रेज है वो हाउ का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई, ठीक है। फिर से यहाँ पे समझ लो, द मैन इज सेलिंग व्हाट इज सेलिंग, तो व्हाट का रिप्लाई गया स्मार्टफोन्स, तो स्मार्टफोन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा दिस फोन इज सेलिंग हाउ इज इट सेलिंग, ठीक है, तो हाउ का रिप्लाई आ गया लाइक हॉट केक, तो हॉट केक जो है वो लाइक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई। इज हॉट केक जो पूरी फ्रेज है वो नाउन नहीं है, वो एडवर्ब है हाउ का रिप्लाई, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई। तो ये सेल वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई, ये सेल वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है कि जो सेल वर्ब है ना इसके दोनों मीनिंग होते हैं, डूइंग भी हैपनिंग भी। सेल का मतलब बेचना भी होता है, सेल का मतलब बिकना भी होता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो डूइंग भी होती हैं और हैपनिंग भी होती हैं, वो दोनों ही मीनिंग कन्वे करते हैं। मतलब हम उनको ज़रूरत के हिसाब से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे समझना। जैसे सेल वर्ब है ना, इसका मतलब बेचना भी है और बिकना भी है, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है टूटना भी है। बर्न का मतलब जलना भी है जलाना भी है, ठीक है। स्टॉप इसका मतलब रोकना भी है रुकना भी है। स्टार्ट इसका मतलब चालू करना भी है चालू होना भी है। ओपन खोलना भी है खुलना भी है। क्लोज बंद करना भी है बंद होना भी है, ठीक है। प्रूव करना भी है प्रूव होना भी है। मेल्ट पिघलना भी है, मतलब पिघल जाना भी है और किसी चीज़ को पिघालना भी है, ठीक है। और स्प्रेड का मतलब फैलना भी है फैलाना भी है। हाइड छिपना भी है छिपाना भी है। बेथ नहाना भी है नहलाना भी है, ठीक है। अब जैसे ये वर्ब है, एक दो और बता देता हूँ। रन
चलना भी है, चलाना भी है। रन का मतलब ना ऑपरेट करना, ही रन्स अ शॉप, ठीक है। रन का मतलब चलना भी होता है, रन का मतलब चलाना भी होता है। फ्लाई, उड़ना भी है, उड़ाना भी है। तो फ्लाई जैसे है, फ्लाई का मतलब उड़ना भी है, उड़ाना भी है। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, तो उड़ाना हो गया, डूइंग। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो हैपनिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि उसके दोनों मीनिंग है, उड़ना भी है, उड़ाना भी है। सेल, ब्रेक, बर्न, स्टॉप, स्टार्ट, ओपन, क्लोज, प्रूव, मेल्ट, स्प्रेड, हाइड, बेथ, रन, फ्लाई। तो देयर कुड बी मैनी मोर वर्ब्स, चेंज, ग्रो, एटसेट्रा। तो ये हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों होती हैं। तो ये ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं। जैसे स्टार्ट वर्ब है, स्टार्ट का मतलब चालू करना भी है, चालू होना भी है, तो ये वर्ब डूइंग भी हो सकती है, हैपनिंग भी हो सकती है। नाउ हाउ डू वी नो कि ये कौन सा सेंटेंस में डूइंग होगी, हैपनिंग होगी? तो उसके लिए हमें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम इसका मीनिंग क्या कन्वे कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट लिखा वो कौन है। जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा फोन, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा मैन, ठीक है। तो ये जो द मैन हमने सब्जेक्ट लिखा, हमें पता है ये सेल वर्ब का डूअर होगा, तो ये वर्ब एक्शन हो गई, एक्टिविटी हो गई, डूइंग, ठीक है। लेकिन फोन तो डूअर हो नहीं सकता, फोन तो किसी चीज़ को बेचेगा नहीं, वो तो खुद ही बिकेगा, ठीक है, बिक रहा है, ठीक है। तो ये जो दिस फोन है ना, ये सब्जेक्ट है, दिस मैन सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट से रिलेट करके वर्ब को ये पता लगा सकते हैं कि वो वर्ब किस चीज़ का एक्सप्रेशन होगी, डूइंग का या हैपनिंग का, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स हैं दोनों मीनिंग कन्वे करती हैं, डूइंग का भी, हैपनिंग का। तो इनको हम सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। सब्जेक्ट से रिलेट करने के बाद में तब हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ब किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, डूइंग का या हैपनिंग का। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो वर्ब्स होते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। असल में होता है ना, हम वर्ब को सतह से सीख लेंगे तो फिर हम डीप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, वो हमें दिक्कत करेंगे। उनको समझने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत जरूरत होगी कि हम चीज़ों को यहाँ से लेके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कि जो वर्ब होती है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, दो टाइप की होती हैं। सॉरी, मैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कह रहा हूँ कि वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लिखा हो, इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट ना लिखा। जो हैपनिंग वर्ब्स होती हैं वो इंट्रांसिटिव ही होती हैं। यहाँ पे हमें समझना है क्या है कि जो वर्ब्स हैपनिंग एक्सप्रेस करती हैं वो इंट्रांसिटिव ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो वर्ब्स डूइंग होती हैं, जिनसे किसी काम के करने का पता चलता है, जिनमें कोई डूअर होता है जो सेक्शन को परफॉर्म करता है, वो ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव कुछ भी हो सकती हैं। वो ट्रांसिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक बात तो सर्टेन है कि अगर कोई भी वर्ब हैपनिंग है तो वो इंट्रांसिटिव ही होगी। अच्छा, अगर कोई वर्ब डूइंग है, मतलब जिसमें कोई डूअर है जो सेक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों हो सकती है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि सेंटेंस में जो वर्ब हमने यूज़ की उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर ऑब्जेक्ट लिखा है व्हाट है होम का रिप्लाई, तो वर्ब ट्रांसिटिव है। अगर नहीं लिखा है तो इंट्रांसिटिव है। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव बातें समझ ली हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की वर्ब्स भी होती हैं जैसे सेल है, और ये सारी वर्ब्स जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ऐसी वर्ब्स हैं। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कुछ भी हो सकती है। तो हम सेंटेंस में पढ़ेंगे और देखेंगे इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो ट्रांसिटिव है, नहीं लिखा तो इंट्रांसिटिव है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इन वर्ब्स के दो मीनिंग होते हैं, डूइंग का भी, हैपनिंग का भी। जैसे हाइड का मतलब छुपाना भी होता है, छिपना भी होता है। तो अगर मान लो हम इस वर्ब को यूज़ करें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ लिख के जो डूअर हो, जो इस एक्शन को परफॉर्म करे, तो पॉसिबिलिटी है कि हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि अगर ये डूइंग है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख लोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका मतलब छिपना हो, हैपनिंग हुई है, तो अगर ये हैपनिंग हो तो ये सर्टेनली इंट्रांसिटिव होगी। तो सेंटेंस पढ़ के हम जान जाते हैं कि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा है नहीं लिखा, कि वर्ब ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है, पता चल जाता है। वर्ब के साथ लिखे गए सब्जेक्ट से भी कई बार पता चल जाता है कि वर्ब के साथ लिखा गया जो सब्जेक्ट है वो डूअर हो सकता है एक्शन का या नहीं हो सकता है। अगर वो एक्शन का डूअर ही नहीं हो सकता तो वर्ब इंट्रांसिटिव ही होगी। अगर वो डूअर हो सकता है तो वर्ब के ट्रांसिटिव होने के चांसेस हैं। अब देख लो, ऑब्जेक्ट लिखा है तो ट्रांसिटिव है, नहीं लिखा तो इंट्रांसिटिव है। जब ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा ना, तो इससे हमें काफ़ी फायदे मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने में और अपना कंपटीशन का सिलेबस समझने में, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मुलझे रह जाएंगे तो हमें बाकी चीज़ें समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जब हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग इनको प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके अच्छे से सीखो। किस तरीके के कॉन्सेप्ट समझने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का डिफरेंस क्यों इतना जरूरी होता है, जिसको मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, इट will not happen what he is saying। जैसे हमने ये लिखा इट विल नॉट हैपन व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैपन वर्ब हो गई, व्हाट ही इज सेइंग ऑब्जेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि व्हाट इज सेइंग को मैं ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लॉज है ना पूरी, ये ऑब्जेक्ट है। ये हमने जो 10 सेंटेंस एडिट्स पार्ट्स जो हमने फंडामेंटल्स के वीडियोस डाले हैं उसमें ये बात डिस्कस हुई होगी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाली सारी क्लॉजेस सबऑर्डिनेट ही होते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन होती हैं। तो व्हाट ही इज सेइंग जो हमने लिखा है हमारी नाउन क्लॉज है। व्हाट एक्चुअल में एक प्रोनाउन होता है, जिसको जब भी हम यूज़ करते हैं ना सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए, तो वो क्लॉज हमेशा नाउन होती है। अच्छा, नाउन प्रोनाउन जो होते हैं सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। वो क्लॉज सब्जेक्ट हो नहीं सकती, सब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सब्जेक्ट इट है, तो व्हाट इज सेइंग है ना वो ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आना तो नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हैपन वर्ब तो हैपनिंग है, हैपनिंग वाली वर्ब तो इंट्रांसिव होती है। अब इंट्रांसिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट लिख दे लो, गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। तो हमें इसको देखो, उसको ऑब्जेक्ट लिख नहीं सकते, हैपनिंग वर्ब है, बोलने में हमें सही लग रहा होगा, लेकिन बोलने में सही लगने से सही हो नहीं जाता ना, उसको सही होना चाहिए, फिर वो चाहे बोलने में सही लगे या ना लगे। तो ये हमें बोलने में बिल्कुल सही लग रहा है, इट विल नॉट हैपन व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन ये गलत है। इसको आप ऐसे लिखो, व्हाट ही इज सेइंग विल नॉट हैपन, व्हाट ही इज सेइंग विल नॉट हैपन, ठीक है। व्हाट ही इज सेइंग विल नॉट हैपन। अच्छा देखो, ऐसे लिख देने से क्या होगा, ऐसे लिख देने से ये होगा कि जो व्हाट ही इज सेइंग है ना हमारा, ये क्लॉज सब्जेक्ट बन गई, विल नॉट हैपन वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट तो सबके साथ ही आता है, तो उस क्लॉज को हमने सब्जेक्ट बना लिया, इट सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैपन वर्ब हो गई। व्हाट ही इज सेइंग जो है ना ये नाउन क्लॉज है। नाउन हो या नाउन क्लॉज हो, उनका काम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो हो नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट इट है, क्योंकि सब्जेक्ट इट क्लॉज है तो उसको हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते, तो वो ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन ऑब्जेक्ट हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि विल नॉट हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब इसलिए होती है क्योंकि ये हैपनिंग है, कोई भी वर्ब जो हैपनिंग एक्सप्रेस करती है वो इंट्रांसिटिव होती है। तो जब इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आना नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज सेइंग विल नॉट हैपन। व्हाट इज सेइंग जो हमारी नाउन क्लॉज थी उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, विल नॉट हैपन वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो आ ही सकता है, तो हम उस क्लॉज को सब्जेक्ट बना के लिख लेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, it did not occur what they had planned. It did not occur what they had planned, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना, it सब्जेक्ट हो गया, didn't occur वर्ब हो गई, what they had planned ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो वर्ड के साथ लिखे गए क्लॉजेस होते हैं ना, नाउन होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट तो चूंकि इट है तो वो क्लॉज हमारी नाउन ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अकर वर्ब होती है ये भी हैपनिंग होती है। अकर का मतलब करना नहीं, होना होता है, घटित होना, ठीक है। तो ये वर्ब हैपनिंग है, अगर ये वर्ब हैपनिंग एक्सप्रेस करते हैं तो इंट्रांसिव है, और अगर ये वर्ब इंट्रांसिव है तो इसके साथ जो हमने नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बना के लिख दी है गलत लिख दी, क्योंकि अगर ये इंट्रांसिव वर्ब है तो इसके हाथ में ऑब्जेक्ट तो आ नहीं पाएगा। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, व्हाट दे हैड प्लान्ड did not occur, what they had planned did not occur। did not occur हमारी वर्ब हो गई, what they had planned इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, और ये सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के डिफरेंस पे बेस्ड हैं। एक बार जब हमें ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट के जितने एप्लीकेशंस हैं हमारे कॉम्पिटिटिव सिलेबस में, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, तो हम सीख पाएंगे। एक और समझना, ये जो सेंटेंसेस हैं, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, इट डिडंट अकर एज दे हैड प्लान्ड, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो देखो यहां पे समझना, ये इट सब्जेक्ट हो गया, डिडंट अकर वर्ब हो गई, एज दे हैड प्लान्ड जो है ना ये हमारा एडवर्ब है। अब हमें ध्यान क्या रखना कि ये जो एज कंजंक्शन होता है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और हमें पता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखी गई जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो या तो नाउन होती हैं, एडजेक्टिव होती हैं, एडवर्ब होती हैं। एडजेक्टिव वही क्लॉजेस होती हैं जिनमें सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब अगर कोई रिलेटिव क्लॉज है तो वो एडजेक्टिव होगी, ठीक है। एज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं तो ये रिलेटिव क्लॉज नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा ये इसलिए भी रिलेटिव क्लॉज नहीं हो सकती क्योंकि रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो हमेशा ही किसी नाउन के बाद लिख कर यूज़ की जाती हैं, क्योंकि वो एडजेक्टिव होती हैं।
यहाँ पे डिडंट अकर जो हमने वर्ब लिखे इसके साथ में कोई नाउन प्रोनाउन तो लिखा नहीं है कि हम कहते हैं उस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये एडजेक्टिव क्लॉज लिखी है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो नहीं सकती, नाउन क्लॉज भी होगी नहीं, क्योंकि नाउन क्लॉज जो होती हैं उनके सब्जेक्ट जनरली जो होते हैं कंजंक्शन दैट या व्हाट होते हैं। ये जो एज है ना, इसके साथ लिखे क्लॉज एडवर्ब होती हैं। हाउ का रिप्लाई है इट डिडंट अकर, हाउ डिडंट इट अकर, तो हाउ का रिप्लाई हो गया एज दे हैड प्लान्ड। तो हमें पता है कि एडवर्ब जो है ना, इसको तो हम यूज कर सकते हैं भाई, एडवर्ब जो होता है वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव किसी भी वर्ब के साथ लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट केवल उन्हीं वर्ब्स के साथ लिखा जा सकता है जो ट्रांसिटिव हो। तो अगर हम वर्ड लिखेंगे तो वो क्लॉज ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं क्योंकि वर्ब इंट्रांसिटिव है। अगर हम वर्ड की जगह एज लिख दें तो ये क्लॉज बन जाएगी एडवर्ब, एडवर्ब बन जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ड लिखोगे तो वो क्लॉज नाउन होगी, एज लिखोगे तो वो क्लॉज एडवर्ब होगी। एडवर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों वर्ब्स के साथ आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ आ सकता है। तो व्हाट दे हैड प्लान्ड गलत हो गया, एज दे हैड प्लान्ड सही हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इस सेंटेंस को भी सही किया जा सकता है, इट विल नॉट हैपन एज इज सेइंग, इट विल नॉट हैपन एज ही इज सेइंग। तो देखिए इट सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैपन वर्ब हो गई, ठीक है, एज इज सेइंग एडवर्ब हो गया, ठीक है, इट सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैपन वर्ब हो गई, एज इज सेइंग हमारा एडवर्ब हो गया। तो हमें पता है कि ये वर्ब इंट्रांसिटिव का तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एडवर्ब तो आ ही सकता है, तो ये सही हो गया। तो यहाँ पे अपना ध्यान देना कि वर्ड के साथ लिखी हुई क्लॉजेस नाउन होती हैं, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन अगर हम वर्ड ना लिख के एज लिख दें तो वो जो क्लॉज होगी वो हाउ का रिप्लाई होगी और वो एडवर्ब हो जाएगी। एडवर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों वर्ब्स के साथ में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के जो डिफरेंस पे बेस्ड होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं, मतलब जिनके थ्रू हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के एप्लीकेशंस को हमें समझना है। देखिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मैनी पीपल वर डाइड दैट ईयर। एक दूसरा हमने सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स। आई हैव बीन गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स। थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा, दिस एग्रीमेंट विल बी एक्सपायर्ड नेक्स्ट मंथ। This agreement will be expired next month. Such incidents are happened once in a decade. अभी हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैनी पीपल वर डाइड दैट ईयर एंड आई हैव बीन गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स एंड दिस एग्रीमेंट विल बी एक्सपायर्ड नेक्स्ट मंथ, ठीक है, एंड सच इंसिडेंट्स आर हैपेंड वंस इन अ डिकेड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इन सेंटेंसेस में हमने वर्ब्स यूज किए हैं, विल बी एक्सपायर्ड, आर हैपेंड, हैव बीन गॉन, वर डाइड, ये सारी वर्ब्स पैसिव हैं, ठीक है। होता क्या है, जब भी हम किसी वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं बी की फॉर्म के साथ, तो वो वर्ब हमेशा पैसिव होती है। मतलब ये पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम किसी वर्ब को थर्ड फॉर्म में बी के साथ लिख रहे हैं और अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये सारी वर्ब हमारी पैसिव है। पैसिव इसलिए है क्योंकि जो डाइड हमने लिखा है वो थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हमने बी की फॉर्म लिख रखी है वर्ब। अच्छा, गॉन थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हमने बी की फॉर्म लिख रखी है बिन। एक्सपायर्ड थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हमने बी की फॉर्म लिख रखी है बी। हैपेंड थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हमने लिख रखी है बी की फॉर्म आर। तो ये सारी हमारी वर्ब्स पैसिव हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि पैसिव है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वर्ब हमने यूज़ किए हैं, जैसे हमने वर्ब डाई यूज़ की है, गो यूज़ की है, एक्सपायर यूज़ की है वर्ब, और हैपन यूज़ किया। इनमें से अगर हम गो छोड़ दें, ये डूइंग है, बाकी ये सारी वर्ब हैपनिंग है। बाकी ये सारी वर्ब हैपनिंग को एक्सप्रेस करती हैं। हैपनिंग तो वर्ड ही हैपन से बना है, तो जो हैपन है
ये वर्ब हैपनिंग एक्सप्रेस करती है। एक्सपायर का मतलब एक्सपायर करना नहीं, होना है, ये भी हैपनिंग है। डाई का मतलब मार डालना नहीं, मर जाना है, वो भी हैपनिंग है। ये गो केवल एक डूइंग वर्ब है। अब देखिए इनमें से जो वर्ब हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही हैं ये तो सारी इंट्रांसिटिव है, क्योंकि कोई भी वर्ब जो हैपनिंग एक्सप्रेस करती है वो इंट्रांसिटिव ही होती है। उसके बाद में जो गो वर्ब है ना, ये डूइंग है। अच्छा, ये ट्रांसिटिव भी हो सकती है, इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। अब ट्रांसिटिव होगी या इंट्रांसिटिव होगी ये पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा क्या इसके बाद में व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा दे गो, अगर हम इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिख पाएं या नाउन या प्रोनाउन की जरूरत हो तो फिर ये वर्ड ट्रांसिटिव है, लेकिन हमें पता है कि हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे हमने लिखा दे गो व्हाट हुम, तो ना तो हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए ना हमें हुम का रिप्लाई चाहिए, तो ना व्हाट का रिप्लाई चाहिए ना हुम का रिप्लाई चाहिए, इसका मतलब वर्ब हमारी ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम इसके बाद में कोई नाउन लिखेंगे तो वो वेयर का रिप्लाई होगा। दे गो वेयर, वेयर डू दे गो, तो वेयर का रिप्लाई चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टू प्रिपरेशन लिख के तब लिखेंगे। जैसे हमने लिखा टू स्कूल, तो स्कूल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई। तो कुल मिला के बात ये है कि ये इसमें से तीन वर्ब जो हैपनिंग है वो तो इंट्रांसिटिव हैं, लेकिन जो गो वर्ब है डूइंग एक्सप्रेस कर रही है वो भी इंट्रांसिटिव है। तो हमने ये यहाँ से इन्फर कर पाए हैं कि ये चारों वर्ब जो हमने यूज़ किए हैं, वर डाइड, हैव बीन गॉन, विल बी एक्सपायर्ड, आर हैपेंड, ये सारी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। अब हमें समझना यहाँ पर है कि अगर ये सारी वर्ब इंट्रांसिटिव हैं तो पैसिव फॉर्म में तो आ नहीं सकती, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जो भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है वॉइस चेंज करते टाइम। लेकिन अगर वर्ब इंट्रांसिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो उसका पैसिव कैसे बनाओगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे बना के लिखोगे। तो दूसरी बात, कोई भी वर्ब अगर हमारी पैसिव फॉर्म में है तो हमें पता है कि जो पैसिव फॉर्म्स की वर्ब होती हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव फॉर्म में उसी का ऑब्जेक्ट होता है। फिर से समझना जो कहा गया है, यहाँ पर हमने ये कहा कि अगर कोई भी वर्ब पैसिव फॉर्म में है, ठीक है, तो जो पैसिव फॉर्म की वर्ब्स होती हैं उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में उन वर्ब्स के एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जो एक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो अगर ये वर्ब पैसिव फॉर्म में है और इनके सब्जेक्ट ये हैं, तो क्या हम इन सब्जेक्ट्स को एक्टिव फॉर्म में इनवर्स का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। देखो, क्या हम डाई वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट बना के पीपल लिख पाएंगे, क्या हम गो वर्ब के साथ में आई को ऑब्जेक्ट बना के लिख पाएंगे, तो हमें पता है हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर तुम इन वर्ब्स को पैसिव एक्टिव फॉर्म में इन ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं लिख पाओगे तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म में इनके सब्जेक्ट्स भी नहीं बन सकते। तो ये सारी बातें समझने के बाद में जो मैं क्रक्स समझना है, क्रक्स, ठीक है, वो ये है ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म, इंट्रांसिटिव वर्ब्स डोंट हैव पैसिव फॉर्म। क्योंकि ये सारी वर्ब इंट्रांसिटिव है तो इनके पैसिव नहीं बन सकते। अब हमने आर हैपेंड लिखा है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, तो हमें पता है पैसिव तो गलत है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाओगे तो हैपन हो जाएगा। फिर हमने लिखा विल बी एक्सपायर्ड, विल बी एक्सपायर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल एक्सपायर। हैव बीन गॉन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैव गॉन। वर डाइड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी डाइड, तो ये सही हो गया। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म, इंट्रांसिटिव वर्ब्स डोंट हैव पैसिव फॉर्म। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब्स को पैसिव फॉर्म में यूज करोगे तो वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं। द बॉय हैज लिख दो, हैज स्वम द रिवर, वॉज लिखना, द बॉय वॉज स्वम द रिवर। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लिखी है ना वर्ब वॉज स्वम, ये भी पैसिव वर्ब है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, तो अगर हम लिख रहे हैं द बॉय वॉज स्वम द रिवर तो ये पैसिव है। अच्छा, एक तो स्विम वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, ठीक है, स्विम का मतलब जब भी हम लिखेंगे ही स्वम इन द रिवर, अक्रॉस द रिवर, तो प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी। और अगर हम मान भी लेंगे चलो ये वर्ब ट्रांसिटिव है और इसका हमने पैसिव बना दिया, तो फिर वो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ये वर्ब पैसिव है और इसका ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो इसका मतलब जब हम इस वर्ब को एक्टिव बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर से समझ लो, अगर ये वॉज फ्रॉम हमारी वर्ब सही हो पैसिव फॉर्म में तो इसका मतलब ये है कि जो इस वर्ब का अभी सब्जेक्ट है जब इसको एक्टिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमें पता है कि बॉय को ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे स्विम वर्ब का। ठीक है, एक्चुअल में ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, चूंकि जब उसका ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट उसका बन नहीं पाएगा तो इसलिए पैसिव में सब्जेक्ट बन पाएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। या तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना लो, वॉज को हटा के हैज लिख दो। ठीक है, अच्छा, चूंकि ऐसा कोई हिंट है नहीं कि जिससे हमें पता चल पाए कि टेंस चेंज ही करना है, तो टेंस सही मानो, बस एक्टिव पैसिव की गलती है उसको सही कर लो। वॉज फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी स्वैम, अक्रॉस।
ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो क्रॉस भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा कि ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म, इंट्रांसिटिव वर्ब्स डोंट हैव पैसिव फॉर्म। इंट्रांसिटिव वर्ब्स को हमेशा ही एक्टिव फॉर्म में यूज़ किया करो, ठीक है। और किसी भी वर्ब की जो पैसिव फॉर्म होती है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। जब हम किसी वर्ब को बी के साथ थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो पैसिव होती है, अदरवाइज वो एक्टिव ही होती है हमेशा। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जो हमने सीखा है, इस पे बेस्ड और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो हमारे काम आएंगे या जो हमें समझ लेने चाहिए। तो देखिए, और जो कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आ सकते हैं जो हमें समझने चाहिए वो ये, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, द मैन डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। एक ये लिखा, एक हमने लिखा वी डोंट लैक ऑफ एनी we don't lack of public support, ये लिखा। थर्ड हमने लिखा most students have qualified in the test। एक और लिखा I can't afford to this costly a car। Now see, I have written 4 sentences here and we have to find out whether these sentences are correct। ये सारे sentences जो हमने यूज़ किए हैं करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, ठीक है, हमें ये पता लगाना है। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, ये जो वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम वर्ब पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम वर्ब के फंडामेंटल समझ लेना चाहते हैं, उनके बेसिक एट्रीब्यूट्स वर्ब के समझ लेना चाहते हैं कि वर्ब का अपना बेसिक एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। फिर जब हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लाइव लेक्चर्स, तो वहाँ पर हमें इन फंडामेंटल या कॉन्सेप्ट्स की फिर से जरूरत पड़ेगी, तब ये समझाए नहीं जाएंगे, तब इनके केवल यूजेस डिस्कस होंगे कि ये सेंटेंस में मतलब किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान से अपना समझना है, इसको रिविजन भी करना। द मैन डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वर्ब लिखी है स्ट्रेस, यहाँ पर वर्ब लिखी है हमने लैक, यहाँ पर हमने वर्ब यूज की क्वालिफाई और यहाँ पर हमारी वर्ब है अफोर्ड। तो ये हमारी वर्ब्स हैं। एक छोटा सा जो यूज़ है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का या उनका एप्लीकेशन सेंटेंस में, हम उसे सीखना चाह रहे हैं। उसको सीखने के लिए बजाय वहाँ से शुरुआत करने के हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डाइड डैश देम, और एक हमने सेंटेंस लिखा, ही किल्ड डैश देम। अब देखिए यहाँ पे हमने डाई वर्ब लिखी, यहाँ पर हमने किल वर्ब लिखी, यहाँ पे देम ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्ट तो वैसे भी ही है। अब हमें पता है ये जो देम है ना, इसको हम डायरेक्ट इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, किल के साथ में, लेकिन डाई के साथ नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए है कि डाई वर्ब हैपनिंग होती है और ये इंट्रांसिटिव है, तो चूंकि ये वर्ब इंट्रांसिटिव है तो इसका तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। डाई वर्ब हैपनिंग है, हैपनिंग वाली सारी वर्ब इंट्रांसिटिव होती हैं। किल वर्ब जो है ये डूइंग है, चूंकि ये वर्ब डूइंग को एक्सप्रेस करती है तो डूइंग वाली वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं। तो अगर किसी वर्ब के साथ व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े तो वर्ब ट्रांसिटिव होती है। जैसे हमने लिखा ही किल्ड हुम, हुम डिड ही किल, किसको किल कर दिया उसने, तो हुम का रिप्लाई चाहिए, तो हुम का रिप्लाई चाहिए तो इसका मतलब वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, लेकिन हमें पता है कि डाई इंट्रांसिटिव वर्ब हैपनिंग है, कभी ट्रांसिटिव बन नहीं पाएगी तो इसका तो ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाओगे। तो ये जो देम है ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा फिर? तो हमें पता है कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो वर्ब्स के होते हैं या प्रीपोजिशंस के होते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ तो ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे इसे, तो हम क्या करेंगे, कोई प्रीपोजिशन लिख देंगे। अब वो जो हम प्रीपोजिशन लिखेंगे वो प्रीपोजिशन क्या करेगी, वो प्रीपोजिशन इस देम का रिलेशन इस डाई वर्ब से एक्सप्रेस करेगी। तो इस देम का और इस डाई का रिलेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रीपोजिशन आ सकते हैं। जैसे हम लिख दें फॉर, ही डाइड फॉर देम, ठीक है, या हम लिख दें ही डाइड बिफोर देम, या डाइड विद देम, या ही डाइड बिकॉज ऑफ देम। तो मतलब अलग अलग रिलेशंस के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होती हैं, वो यूज हो जाएंगी। तो फिलहाल में हम कोई प्रीपोजिशन अभी नहीं सीखने जा रहे हैं, हम वर्ब के बेसिक समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी वर्ब अगर ट्रांसिटिव है तो डायरेक्ट उसका तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगर कोई वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसका तो ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाओगे, तो प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, ये कई तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। अगर वर्ब हैपनिंग है तो सर्टेनली इंट्रांसिटिव है, अगर वर्ब
डूइंग है तो वो ट्रांसिव इंट्रांसिव कुछ भी हो सकती है। फिर अगर उसको व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत है तो वो ट्रांसिटिव है, उसको व्हाट या होम के रिप्लाई की नहीं जरूरत है तो वो इंट्रांसिव है। इन एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में जैसे हमने लिखा आई कांट अफोर्ड, अगर हमें सेंटेंस केवल इतना लिखा आई कांट अफोर्ड तो हमें व्हाट के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा अदरवाइज। जैसे हमने लिखा आई कांट अफोर्ड व्हाट कांट आई अफोर्ड, तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए होगा, तो इसका मतलब ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई तो इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख दो दिस कॉस्टली अ कार, ये टू गलत हो गया। फिर हमने लिखा मोस्ट स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, अगर हम ये सेंटेंस केवल इतना लिखें मोस्ट स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड तो इसके बाद हमें व्हाट के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड व्हाट हैव दे क्वालिफाइड, व्हाट का रिप्लाई चाहिए। तो अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो इसका मतलब वर्ब ट्रांसिटिव है। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख दो, और ये इन प्रिपरेशन गलत। फिर हमने लिखा भी डोंट लैक व्हाट डोंट बी लैक, व्हाट का रिप्लाई यहाँ भी चाहिए, नहीं लिखोगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए, अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई तो इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख दो पब्लिक सपोर्ट, ये ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने लिखा था मैन डिड नॉट स्ट्रेस व्हाट डिडंट स्ट्रेस, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई यहाँ भी चाहिए। तो अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो इसका वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख दो दैट मैटर, ऑन प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं। तो जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स का, ठीक है, ये इसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे सिलेबस में, हमारा कॉम्पिटिशन का सिलेबस है उसमें काफ़ी इसका यूज़ होता है। तो इसको धीरे धीरे क्लियर करना है। ये एग्जांपल्स बता के मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़रूरी बात है, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स में लाइव क्लासेस में इसकी बहुत ज़रूरत पड़नी है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूँ, अपने बारे एक बार उसको समझना। जैसे मैंने एक 5th सेंटेंस लिखा, ही नेवर ब्लेम्स on his friends, they could not access to the minister, she has married with a doctor, she has married with a doctor। एक और भी लिख देते हैं, we have ordered for 2 copies of this book। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा he never blames on his friends, they could not access to the minister, she has married with a doctor, we have ordered for 2 copies of this book। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो ब्लेम्स वर्ब है, अगर ये इसको हम केवल इतना लिखें ही नेवर ब्लेम्स, तो हमें इसके बाद हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने लिखा ही नेवर ब्लेम्स हुम डज ही नेवर ब्लेम, तो हुम का या व्हाट का दोनों का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी वर्ब के बाद में व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े तो इसका मतलब वर्ब ट्रांसिटिव है। अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव है तो इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिखो, प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं। फिर हमने लिखा दे कुड नॉट एक्सेस व्हाट हुम, ठीक है, हुम कुडंट दे एक्सेस, किसको एक्सेस नहीं कर पाया, तो हुम का रिप्लाई चाहिए, ये भी वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, टू प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, रिमूव कर दो। फिर हमने लिखा शी हैज मैरिड हुम हैज शी मैरिड, भाई मैरी किया तो कोई तो रहा होगा दूसरा जिसको मैरी किया, तो हमें हुम के रिप्लाई की जरूरत है, हुम हैज शी मैरिड, तो हुम का रिप्लाई चाहिए तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, ट्रांसिटिव हो गई तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो अ डॉक्टर, नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। फिर हमने लिखा वी हैव ऑर्डर्ड व्हाट हैव वी ऑर्डर्ड, व्हाट का रिप्लाई चाहिए, अब व्हाट का रिप्लाई चाहिए होगा हुम का रिप्लाई चाहिए, वर्ब ट्रांसिटिव होगी, ठीक है, तो अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो वही वर्ब लिख, उस व्हाट का रिप्लाई लिख दो ऑब्जेक्ट, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो वर्ब्स ट्रांसिटिव होती हैं उनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, जो वर्ब इंट्रांसिटिव होते हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट लिख नहीं सकते, फिर प्रिपरेशन लिखनी पड़ती है। तो प्रिपरेशन उन्हीं वर्ब्स के साथ लिखा करो जो इंट्रांसिटिव हो, जो वर्ब ट्रांसिटिव हो उसके साथ में प्रिपरेशन मत लिखा करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो। पता कैसे चलेगा वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, वो देखो क्या उसके बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत है, अगर व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत है तो फिर वर्ब ट्रांसिटिव है, अगर नहीं है तो इंट्रांसिटिव है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने समझे, हालांकि ये कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का है, जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे लाइव क्लास में तब डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल एक डेमो देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हम सीख रहे हैं ये हमारे काम की है, इसको हमें सीरियसली लेना है। एक क्वेश्चन और देखें, ही shot the tiger and killed it. He shot dash the tiger but it escaped.
अब देखिए जैसे हमने ये दो सेंटेंस लिखे, ही शॉट डैश द टाइगर एंड किल्ड इट, ही शॉट डैश द टाइगर बट इट हैज केप्ट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, वर्ब का टेंस सेम है, इवन ऑब्जेक्ट सेम है, बस सिचुएशन डिफरेंट है। अब क्या हुआ, यहाँ पे पर्सन ने शूट किया, टाइगर को मार डाला, शूट कर दिया और मार डाला, ठीक है। यहाँ पे उसने शूट किया लेकिन वो भाग गया। अब देखिए इन दोनों एग्जांपल्स को समझने से पहले एक छोटी सी बात और समझना। जैसे हमने कहा कि कोई वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, तो जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों वर्ड्स हैं ना, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये वर्ब्स को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो बेस वर्ड है ना वो है ट्रांजिट, मतलब जो बेसिक वर्ड है जिससे ये बने हैं एडजेक्टिव्स वो है ट्रांजिट। तो जो ट्रांजिट है ना, इसका मतलब होता है ट्रांसफर होना, पास होना। ट्रांजिट करना मतलब किसी चीज़ के एक सिचुएशन से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ट्रांसफर होना, पास होना, ठीक है। अगर हम किसी वर्ब को ट्रांसिटिव कहते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि जैसे वो जो वर्ब है, हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन का इफेक्ट किसी ने रिसीव कर लिया, तो वो जो वर्ब है उसका एक्शन का इफेक्ट दूसरे पे ट्रांसिट हो गया, तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। जिसने उस इफेक्ट को रिसीव किया वो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। लेकिन अगर हमने कोई एक्शन किया या कुछ हमारे साथ हुआ और उसका कोई इफेक्ट दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो वर्ब ट्रांसिटिव नहीं है। ट्रांसिटिव नहीं तो उसका तो ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाओगे। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग अगर इसको हम इसमें अप्लाई करें, इसने शूट किया टाइगर को, टाइगर शूट हो भी गया, तो इसका मतलब जो इसने एक्शन किया उसका एक्शन का इफेक्ट टाइगर ने रिसीव कर लिया या उस पर पास हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी पर्सन ने टाइगर को शूट किया और टाइगर भाग गया, बच गया, तो इसने काम तो किया, इसने एक्शन तो परफॉर्म किया, लेकिन उस एक्शन का रेसिपेंट गायब हो गया, ठीक है। इसने एक्शन परफॉर्म किया लेकिन उसके एक्शन के इफेक्ट को किसी ने रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो जो इफेक्ट था वो ट्रांजिट तो किसी पे हुआ नहीं, पास तो हुआ नहीं किसी पे, तो वर्ब हो गई इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई तो प्रिपरेशन लिख दो। तो मतलब हमें ये बातें बड़ी सीरियसली समझनी है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को समझने में यही काम आएंगी, ठीक है। तो होता क्या कि हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन का इफेक्ट किसी दूसरे पे ट्रांसफर हो गया तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, नहीं हुआ तो इंट्रांसिटिव हो गई। मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाना ये चाहता हूँ, इवन सिचुएशन कैन मेक अ वर्ब ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जो होती है ना, वैसे तो बेसिकली वर्ब का मीनिंग जो होता है उससे पता चलता है कि वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। वर्ब का जो मीनिंग हमें पता होता है उससे हम जान जाते हैं कि वर्ब डूइंग एक्सप्रेस कर रही है, हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। फिर ये जान जाते हैं इसको व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत है या नहीं है, वो हमें वर्ब के मीनिंग से पता चल जाता है। लेकिन कई बार सिचुएशन भी वर्ब को ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव कॉज कर सकती है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन जो है ना वो कॉज कर रही है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का डिफरेंस। यहाँ पे वर्ब के मीनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीनिंग दोनों जगह सेम है, लेकिन सिचुएशन जो है वो डिसाइड करेगी कि वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। फिर से एक बार समझ लो, ये जो शॉर्ट वर्ब है ना, ये टाइगर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे शॉर्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइगर एट प्रिपरेशन का है। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है ना उसका डायरेक्ट इफेक्ट रिसीव किया है टाइगर ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइगर ने इफेक्ट रिसीव नहीं किया, तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई, हमें प्रिपरेशन लिखनी पड़ गई। अब होता क्या, जब हम कभी किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या किसी बुक में पढ़ते हैं कि एक जगह लिखा ही शॉट देम और एक जगह लिखा ही शॉट एट देम, तो ये जो हमने लिखा ही शॉट देम, ही शॉट एट देम, ये दो अलग अलग मीनिंग है। जब हम कह रहे हैं ही शॉट देम तो इसका मतलब उसने उन्हें शूट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं शॉट एट देम तो इसका मतलब उसने उनको शूट किया लेकिन वो हुए नहीं, मतलब उन पर गोली चलाई, टारगेट किया लेकिन वो हुए नहीं। अच्छा, अब इसका मतलब ये मत निकालने है कि वो मर गए, ये ही शॉट देम का मतलब कि उसने उनको शूट किया, मार डाला, ठीक है। शूट का मतलब बस इतना है कि वो हिट हो गए, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि वो हिट नहीं हुए, क्योंकि अगर हिट हो जाते हैं तो डायरेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं, प्रिपरेशन के नहीं बनते, ठीक है। तो अगर हमें यही बताना हो कि नहीं उसने उनको शूट किया और वो मर भी गए, ठीक है, ये मीनिंग स्पेसिफिक कन्वे करना हो, तो फिर इसके साथ में देम के साथ में एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दो, डेड, ही शॉट देम डेड। तो डेड जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव होता है डेड, अगर हम उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट बना के लिख देंगे तो इससे मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि उसने उनको मार ही दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम डेड ना लिखें, केवल इतना लिखें शॉट देम, तो इसका मतलब ये है कि वो हिट हो गए, उसके बाद में बचे या नहीं बचे वो अलग बात है, ठीक है, वो नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम शॉट एट देम लिख देंगे तो इसका मतलब वो हिट भी नहीं हुए। तो कई बार ऐसा होता है कि बेसिकली तो वर्ब का मीनिंग ही कॉज करता है, किसी वर्ब के बारे में ये बताता है कि वर्ब ट्रांसिटिव होगी या इंट्रांसिटिव होगी। लेकिन कई बार सिचुएशंस भी ऐसा हो सकते हैं कि सिचुएशंस की वजह से कोई वर्ब ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव हो जाए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होती हैं। तो ये जो हमने वर्ब का आज हमने डिस्कस किया कि वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। दो टाइप ऑफ वर्ब्स हमने डिस्कस किए, एक ऑक्सिलरीज और एक मेन वर्ब्स, ठीक है। फिर मेन वर्ब्स में ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है, कैसे बदलता है वर्ब, ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है, कौन सी वर्ब्स ट्रांसिटिव होती हैं, कौन सी इंट्रांसिटिव होती है, ये सब डिस्कस किया।
फिर हमने ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के डिफरेंस पे बेस्ड जो कुछ एप्लीकेशन होते हैं क्वेश्चंस में वो भी डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वर्ब के और फर्दर बेसिक्स को लेकर। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।